तो आज पूरे के पूरे हम लोग जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार यह वीडियो होने वाला है और आप लोग देखिएगा। मैं डेली कम से कम आप सभी को 100, 150, 200 क्वेश्चन डेली अभी दे रहा हूँ। तो जो लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए सभी लोग को। और चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मैं डेली प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग सबको ये देखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे तो देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग देखिए। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न कहता है, निम्न में से कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है, मीन्स इनमें से कौन सा जो है कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज कौन होता है, जो फैलता है एक से दूसरे में, ठीक है ना, एक से दूसरे में प्रसारित होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो टीबी है या कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे में फैलता है बैक्टीरिया के थ्रू। हार्ट फेलुअर यह एक से दूसरे में नहीं फैलता है। हीमोफीलिया भी एक से दूसरे में नहीं फैलता है। कैंसर भी एक से दूसरे में नहीं फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कंट्रासेप्शन का टेम्पोररी मेथड नहीं है। कहता है कि गर्भ निरोधक का टेम्पोररी मेथड नहीं है, मतलब टेम्पोररी अस्थायी विधि नहीं है, यानी परमानेंट पूछ रहा है कि कौन परमानेंट है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कंट्रासेप्शन का टेम्पोररी मेथड निम्न में से कौन नहीं है, समझ गए ना। तो देखिए एनएसवी परमानेंट है, बाकी छाया पील होता है, अंतरा इंजेक्शन, प्रोजी स्टार्ट ये भी हार्मोनल है। तो ये सब आपको जो है टेम्पोररी मेथड है, जब तक लेंगे तब तक ही रोक सकते हैं। बाकी एनएस भी एक सर्जरी प्रोसेस होता है, जिसमें आपको भास डिफरेंस को काट दिया जाता है। तो ये आपका परमानेंट मेथड होता है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हेल्थ डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 25 अप्रैल को कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। 25 अप्रैल को कौन, देखिए अगर आपको डेट नहीं आए तो सबसे पहले ऑप्शन को छांटिए, ठीक है ना, ऑप्शन को। तो ऑप्शन को कैसे छाटेंगे, तो जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता होना चाहिए, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, 25 अप्रैल कह रहा है। एड्स दिवस 1 दिसंबर मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब हमको इस और इस में जो है कन्फ्यूजन है, तो दोनों में से अब 50-50 पर बात आ गया। अब जो ज़्यादा हमको लगेगा उस पर टिक मारेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मलेरिया होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ओके। चौथा क्वेश्चन है, कहता है इंडिया में HIV का फर्स्ट केस कब पाया गया। तो इंडिया में HIV का फर्स्ट केस जो अपन मिला वो 1986 में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आगे है पांचवा क्वेश्चन है, कहता है विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है, ठीक है ना। तो देखिए विश्व का कितनी जनसंख्या भारत में रहती है, तो राइट आंसर लगभग 17%, 17 समथिंग जो है आपको यह भारत में इतना निवास करती है पूरे विश्व के जनसंख्या के, ठीक है ना। आगे है, निम्न में से सबसे सुपेरियर वर्टेब्रा कौन सा है। सबसे सुपेरियर वर्टेब्रा कौन सा है, तो सर्वाइकल वर्टेब्रा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक रस, गैस्ट्रिक जूस के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है। गैस्ट्रिक सेंटेंस जो है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है, इसके बारे में सत्य कथन कौन सी है। तो इसका pH अम्लीय होता है, याद रखिएगा। इसका जो मतलब प्रकृति होता है वो अम्लीय एसिडिक होता है। आगे है, एक हेल्दी एडल्ट में जल की मात्रा कितनी होती है। तो एक एडल्ट में जो स्वस्थ वयस्क है उसमें जल की जो मात्रा होगी वो लगभग बॉडी वेट के 60% जल ही होता है बॉडी में, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे, एक स्वस्थ वयस्क मानव में मस्तिष्क का लगभग वजन होता है, तो पूरे बॉडी वेट का कितना परसेंट जो है आपके ब्रेन का वेट होता है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, 2%, ठीक है ना, 2% याद रखिएगा। जैसे अगर कोई 60 kg का व्यक्ति है तो 2% आप इसको निकालेंगे तो ये से ये कट गया, ठीक है, और इससे 5 ये कट गया और 5 से इसमें भाग दीजिए, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 दूना 10, लगभग 1200 ग्राम हुआ, और लगभग 1200 से 1300 ग्राम होता ही है मस्तिष्क का वजन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड का pH किस प्रकृति का होता है। तो आप लोग को जानते हैं 7.3 से लेकर 7.45 होता है। जैसे ही 7 से ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, याद रखिए आप लोग, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है ना, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं,
11वां क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला कौन सा ऑर्गेन खोखला, मांसल्स एवं बंद मुट्ठी के समान होता है। तो ये जो रचना है यह इस प्रकार का रचना किसका होता है, हृदय का होता है, ठीक है ना। प्यूटिड ग्लैंड होता है, ये तो आपका मटर के दाने का आकार का होता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। गर्भाशय नाशपाती के आकार का, ठीक है ना। किडनी सेम के बीज जो होता है उसके आकार उसके साइज में लगभग होता है, ठीक है ना, उसके शेप में होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक हेल्दी पर्सन के ब्लड का पीएच कितना होता है, तो यही 7.35 से 7.45, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि हीज के बंडल ऑफ हीज नामक संरचना किस पार्ट में पाया जाता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए, बंडल ऑफ हीज नामक जो संरचना होता है यह हार्ट में पाया जाता है, ठीक है ना, हृदय में, ठीक है। ब्रेन अपन 3 लेयर में होता है, ब्रेन कौन सा लेयर में होता है, 3 लेयर में होता है, ठीक है ना। 3 लेयर में ब्रेन होता है, समझ गए, याद रखिएगा। मेनिंजिस 3 लेयर में ढका होता है, समझ गए ना। लगभग 1200 से 1300 ग्राम इसका वजन होता है, ठीक है ना। ब्रेन सीएनएस का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे देख लीजिए किडनी है, किडनी वेस्ट पदार्थों को निकालता है, किडनी से ही रेनिन निकलता है, कॉर्टिकोसोल यहीं से निकलता है। किडनी के जो ऊपर आपका एड्रिनल ग्लैंड है वहीं से कॉर्टिकोसोल स्टेरॉयड हार्मोन वहीं से रिलीज होता है, समझ गए। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन यहीं से निकलता है, याद रखना है, ठीक है ना, ये सब चीज़। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है अफ्ले में देख लीजिए अल्फैक्टरी नर्व के बारे में सही वाक्य क्या है। अल्फैक्टरी नर्व के बारे में, यह पहली क्रेनियल नर्व है, ठीक है, यह दूसरी क्रेनियल नर्व है, ये 7वीं क्रेनियल नर्व है, ये 10वीं क्रेनियल नर्व है, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर कौन सा होगा, अल्फैक्टरी नर्व यह पहली क्रेनियल नर्व है, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे है कि ऑडिटरी कैनाल का संबंध ह्यूमन बॉडी के किस भाग से है। तो ऑडिटरी कैनाल का जो संबंध है वो ह्यूमन बॉडी के किस भाग से है। तो राइट आंसर एक्सटर्नल ईयर से, ठीक है ना, एक्सटर्नल ईयर से, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे देख लीजिए 16 नंबर, निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे लंबी बोन कौन सा है। तो सबसे लंबी बोन होता है फीमर, सबसे छोटी बोन होता है स्टेपीज, और क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये फ्रंटल बोन आपके मस्तिष्क के ललाट वाला होता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। आगे है 17 नंबर, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई। तो भारत में जो जनसंख्या नीति है कब लागू की गई, तो 2000 में जनसंख्या नीति लागू की गई, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्न में से वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, यानी जल के प्रदूषण का सोर्स क्या है। घरों से निकला कूड़ा करकट मल, सही है। कल कारखानों से निकला अपशिष्ट, ये भी सही है। कृषि से निकला अपशिष्ट, ये भी सही है। इसलिए उपरोक्त सभी है जल को दूषित करने का स्रोत, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से पोल्यूटेड एयर के सेवन से होने वाला बीमारी कौन सा है, यानी गंदे जो पोल्यूटेड प्रदूषित हवा है उसको अगर कोई सेवन कर रहा है तो कौन सा बीमारी हो सकता है। टाइफाइड फीवर, पैराटाइफाइड फीवर, पोलियो तथा हेपेटाइटिस, ठीक है, गियार्डियस और एमेबियासिस, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए पोल्यूटेड एयर के सेवन से होने वाला वायरल बीमारी, समझ गए, वायरल बीमारी के बारे में पूछ रहा है। तो वायरल बीमारी तो हेपेटाइटिस है, ठीक है, पोलियो है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, लार्ज स्केल पर जल का प्यूरिफिकेशन हेतु की जाने वाली जो प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है, यानी जो स्टेप होता है ना कि इस स्टेप के बाद ये होगा, इस स्टेप के बाद ये होगा, तो उसमें जो है कौन सा स्टेप में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए संग्रह, निस्पंदन, क्लोरीनीकरण और ओजोनीकरण। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ओजोनीकरण जो होता है, ये ओजोनीकरण कोई जो है स्टेप नहीं है, समझ गए ना। तो ये ओजोनीकरण आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी संग्रह, निस्पंदन, क्लोरीनीकरण ये सब जो है प्यूरिफिकेशन का स्टेप है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे निम्न में से कौन सा बीमारी का भारत में उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब उसे खत्म करने की घोषणा हो चुकी है। मलेरिया, नारू रोग, HIV, घेंघा रोग। तो देखिए नारू रोग जो होता है इससे जो है उन्मूलन कर दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अनुमानित शिशु मृत्यु दर कितना है, ठीक है ना। देश का अनुमानित शिशु मृत्यु दर कितना है, हमसे यही पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं। तो राइट आंसर कितना होगा,
तो ये जो अभी आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश के अनुमानित इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अभी कितना है, तो लगभग देखिए ये जो है ऑप्शन के हिसाब से पुराना का डाटा है। अभी के अकॉर्डिंग ये जो है लगभग 25% के आसपास है, ठीक है ना। अभी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अभी 25 के आसपास है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 23 है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रूरल एरियाज में प्रस्तुति को दे कितना है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में JSY जो है ना, JSY, तो JSY के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रस्तुता होता है उसको कितना राशि दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसको कितना राशि दिया जाता है, 1400 रुपये, याद रखिएगा, कितना, 1400 रुपये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्न में से कम्युनिटी के विशेषता में शामिल है। कम्युनिटी के विशेषता में क्या शामिल है, कम्युनिटी की उत्पत्ति नेचुरल होती है, कम्युनिटी मेंबर में हम की भावना फीलिंग पाई जाती है, प्रत्येक कम्युनिटी का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, ठीक है ना। तो अपन इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर सभी होगा। कम्युनिटी नेचुरली उत्पन्न होता है, ठीक है ना, सभी मेंबर हम की भावना होती है, ठीक है ना, और प्रत्येक कम्युनिटी का एक अपना विशिष्ट नाम होता है, ठीक है ना, अलग अलग नाम होता है। आगे 25 है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान निम्न में से कौन सा वेस्ट येलो कलर के बीन में डाला जाता है, ठीक है ना। तो येलो कलर के बीन में कूड़ादान में कौन सा डाला जाता है, तो जितना भी एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट से निकला गया पदार्थ वो सब डाला जाता है। तो एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है 26 नंबर है, स्टरलाइजेशन का अर्थ क्या है। तो स्टरलाइजेशन का अर्थ होता है रोग प्रतिरोधकता, विसंक्रमण, टीकाकरण या रोकथाम। तो स्टरलाइजेशन का अर्थ होता है कीटाणुनाश, ठीक है, और कीटाणुनाश विसंक्रमण से रिलेटेड है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे 27 नंबर, RBSK की शुरुआत कब हुई थी। तो RBSK की शुरुआत जो है आपको 2013 में हुई थी, इसके लिए तो मैं डिटेल्स में पढ़ा भी दिया हूँ, ठीक है ना। आगे है 28 नंबर है, निम्न में से किस प्रोग्राम का संबंध 4DS पर फोकस करने से है। तो 4DS जो फोकस करने से संबंधित है वो कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, RBSK में 4DS पर जो है फोकस किया गया, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे निम्न में से जेस्टेशनल एज असेसमेंट, यानी जो जेस्टेशनल एज है उसके आकलन की तकनीक क्या है। अपगार सिस्टम, कैलेंडर स्केल, बायलार्ड स्केल, ठीक है, और ओलिएंडर स्केल, कौन सा होगा। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा अपन बायलार्ड स्केल, ठीक है ना। बायलार्ड स्केल जो है ये जेस्टेशनल एज का असेसमेंट करने का तकनीक है, ठीक है ना। 30 है, कितना अपगार स्कोर प्रदर्शित करता है कि बेबी वातावरण में नॉर्मली एडजस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 8 से 10 अगर आ रहा है तो यह माना जाता है कि बच्चा नॉर्मली जो है वातावरण से एडजस्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे है 1-2 वर्ष की बालक की रिस्पायरेशन रेट एडल्ट की तुलना में क्या होता है। तो जो बच्चा रहता है उसका रिस्पायरेशन और उसका हार्ट धड़कन दोनों जो है एक एडल्ट की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अधिक होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया से आप क्या समझते हैं। तो हाइपो मतलब होता है कम, और ग्लाइसेमिया जो है वो ग्लूकोज को इंडिकेट करता है। तो बॉडी में शुगर लेवल सामान्य से कम होना हाइपोग्लाइसेमिया होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आगे है 33 नंबर है, निम्न में से मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्रावी अवस्था सेक्रेटरी फेज के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है। तो सेक्रेटरी फेज के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है, इस देखिए मेंस्ट्रुएशन के साथ स्टार्ट हो जाती है तथा ओवुलेशन के साथ समाप्त हो जाता है। इस फेज के दौरान यानी से ब्लीडिंग होती है, ए फेज के दौरान विथड्रॉल हो जाता है, ए फेज ओवुलेशन के तुरंत बाद स्टार्ट होता है। तो इसके लिए राइट आंसर जो होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यह फेज ओवुलेशन के तुरंत बाद जो है स्टार्ट हो जाता है, वही तो सेक्रेटरी फेज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 34 नंबर है, यहाँ पे निम्न में से मादा युग्मक क्या है। तो मादा युग्मक क्या है, फीमेल जाइगोट कौन सा है, तो ये तो मेल है, ठीक है, फीमेल तो यही है, इस चीज़ को ध्यान, और ये भ्रूण और ये फर्टिलाइजेशन ये तो प्रक्रिया है जो होता है, ठीक है ना। आगे है 35 क्वेश्चन है, एक गाइनकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें महिलाओं को लगता है कि वैजिना से होकर कोई वस्तु नीचे आ रही है, क्या कहलाता है। एक गाइनकोलॉजी प्रॉब्लम है जिसमें ऐसा महसूस होता है महिला को कि वैजिना से होकर नीचे की तरफ कोई वस्तु निकल रही है, आ रही है, क्या कहलाता है। जेनाइटल प्रोलैप्स, वैसिको वैजिनल फिस्टुला, ठीक है, रेक्टो वैजिनल फिस्टुला, यूटेराइन फाइब्रॉइड। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर जेनाइटल प्रोलैप्स होता है, ठीक है ना, जेनाइटल प्रोलैप्स होता है, जननांगी प्रोलैप्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
36 है यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर एवं वैजिना के मध्य पाए जाने वाला एबनॉर्मल कम्युनिकेशन क्या कहलाता है। देखिए यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय और वैजिना दोनों के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन क्या पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये पाया जो जाता है ये वेसिको वैजिनल फिस्टूला, ठीक है ना, वेसिको वैजिनल फिस्टूला। फिस्टूला बेसिकली एबनॉर्मल कम्युनिकेशन को ही कहा जाता है, जो रास्ता कहीं और है और रास्ता कहीं और से आकर ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है ना, दो अंगों के बीच में, यही फिस्टूला होता है, ठीक है। आगे है अंतरा। अंतरा क्या है, तो अंतरा बेसिकली क्या होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अंतरा एक महिला गर्भ निरोधक साधन है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे है 38 है, यदि महिला की पिछले 6 मंथ की लॉन्गेस्ट साइकिल की अवधि 30 दिन है तो कैलेंडर मेथड के अनुसार लास्ट रिस्की डे क्या होगा। देखिए यदि एक महिला की 6 मंथ की लॉन्गेस्ट साइकिल की अवधि 30 दिन की रही है, ठीक है ना, 28 से 30 जो मानते हैं ना, उसमें सब 6 मंथ की लॉन्गेस्ट साइकिल की अवधि उसका 30 दिन रहा है, ठीक है ना, तो कैलेंडर मेथड के अनुसार लास्ट रिस्की डे उसका क्या होगा, ठीक है ना, लास्ट रिस्की डे हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। 39 है, FSH का पूरा नाम क्या है, तो इसको फीटल हार्ट साउंड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, 40 नंबर का क्वेश्चन है, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है। तो एक वयस्क का, एक एडल्ट का बॉडी मास इंडेक्स जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए, वो होगा 20 से 25 से ज़्यादा ओवरवेट के अंदर आता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे देखिए ओलिगोमेनोरिया से क्या समझते हैं, मेनार्की से ठीक पहले एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, दर्द युक्त मासिक धर्म, मासिक चक्र की अवधि का घटकर 21 दिन या इससे कम हो जाना, मासिक धर्म की अवधि जो है बढ़कर 35 दिन हो जाना। तो देखिए जो 41 है इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, यहाँ पे देख लीजिए ओलिगोमेनोरिया, ठीक है ना, ओलिगोमेनोरिया। तो ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है, और ओलिगोमेनोरिया में होता है कि जो दिन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मासिक चक्र की अवधि है वो बढ़कर जो है कितना हो जाएगा, 35 दिन हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपको पता हो गया कि ओलिगोमेनोरिया कहने का मतलब होता है कि इसमें जो मासिक चक्र की अवधि होता है वो आपके 35 दिन से अधिक हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन के अवशोषण को बढ़ा देता है, मतलब आयरन के अवशोषण को बढ़ा देता है, कौन सा खाद्य पदार्थ। तो अपन राइट आंसर विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जो है आयरन के अवशोषण को बढ़ा देता है, ठीक है ना। 43 है, गर्भावस्था की 28 सप्ताह की अवधि पर फंडल की ऊंचाई का स्तर क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अम्बिलिकल्स तथा जिफी स्टेडियम के मिलाने वाली रेखा के निचले 1/3 भाग तक ऊपरी 2/3 भाग के मिलान बिंदु तक जो है आपके 28वें सप्ताह में पहुंच जाता है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो अम्बिलिकल्स है, जो जिफी स्टर्नम है, ठीक है ना, इसको जो मिलाने वाली जो रेखा है उसके निचले रेखा के निचले 1/3 भाग तथा ऊपर से 2/3 भाग से मिलाने वाली बिंदु तक इसकी ऊंचाई पहुंच जाती है, ठीक है ना। 44 है, आशा द्वारा संपादित की जाने वाले कार्यों में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो अपने एरिया की गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करना, सही बात है। टीकाकरण में सहयोग करना, ठीक बात है। जन समुदाय को हेल्थ एजुकेशन प्रदान करना, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को टीटी लगाना, ये गलत है। आशा का काम जो है टीटी लगाना नहीं है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। ओके, चलिए आगे है यहाँ पे 45 है, बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है। तो ORS के साथ निम्नलिखित में से जिंक दिया जाता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या दिया जाता है, ORS के साथ जिंक दिया जाता है। ओके, 46 नंबर है, पार्टोग्राफ में आइडेंटिफिकेशन डाटा के ठीक बाद सबसे पहले किसका एरिया होता है। हमसे पूछ रहा है कि पार्टोग्राफ है, पार्टोग्राफ में जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है उसके ठीक बाद सबसे पहले किसका एरिया होता है, समझ गए। जो ऊपर में परिचय लिखा जाता है, परिचय के ठीक बाद किसका क्षेत्र होता है, किसका एरिया होता है, तो वो होता है फीटल हार्ट साउंड का, किसका, फीटल हार्ट साउंड का, ठीक है ना। पार्टोग्राफ में, पार्टोग्राफ बेसिकली एक ग्राफ होता है जहाँ पे ऊपर में आइडेंटिफिकेशन लिखा जाता है, उसके ठीक बाद फीटल हार्ट साउंड होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 47 नंबर है, यहाँ पे प्रेगनेंसी की अवधि कितने ट्राइमेस्टर में बांटा गया है।
तो प्रेगनेंसी के जो अवधि है कितने ट्राइमेस्टर में होता है, तो 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, ठीक है ना। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से फीटल स्कल में भ्रूण के खोपड़ी में पाए जाने वाला अग्र यानी एंटेरियर फ्रंटली के बारे में सत्य वाक्य क्या है। तो एंटेरियर फ्रंटली के बारे में सत्य वाक्य क्या है, तो देखिए यह फ्रंटली जन्म के बाद लगभग 18 माह की एज पर बंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर राइट जो है बी होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो 49 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, इम्प्लांटेशन से क्या तात्पर्य है, इम्प्लांटेशन से क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्लांटेशन से क्या समझते हैं, नर एवं मादा युग्मक के मिलने के बाद बने जाइगोट का यूट्रस से संलग्न होना, यानी यूट्रस में आरोपित होना। जो नर और मादा से मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है, ठीक है ना, जो निषेचन होता है, उस प्रोडक्ट को यूट्रस में इम्प्लांट होना, आरोपण होना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। 50 क्वेश्चन है, एक महिला में अंडोत्सर्ग ओवुलेशन की प्रक्रिया प्रायः किस दिन घटित होता है, ठीक है ना। हमसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक महिला में ओवुलेशन की प्रक्रिया प्रायः किस दिन घटित होता है। तो ओवुलेशन की जो प्रक्रिया है वह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन होता है, ठीक है ना। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके 14वें दिन ओवुलेशन की प्रक्रिया प्रायः घटित होता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। 51 है यहाँ पे, प्रेगनेंसी के दौरान महिला में कार्डियक आउटपुट प्रायः क्या होता है, बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, अपन बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ। 52 है, देख लीजिए, निम्न में से चिकन पॉक्स का कारण क्या है। चिकन पॉक्स के कारण पूछ रहा है। तो चिकन पॉक्स के कारण कौन सा होता है, वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है। वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है, याद रखिएगा। 53 नंबर है, इन्फ्लुएंजा का कारण क्या होता है। तो इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया नहीं, वायरस वाला रोग है, तो बैक्टीरिया तो होगा नहीं, ठीक है। HIV तो कारण होगा नहीं, एड्स होता है, ठीक है ना। तो एबोला होगा नहीं, तो यह H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण स्वाइन फ्लू होता है, और स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है, ठीक है ना। 54 है, सार्स का संचरण किस मार्ग द्वारा होता है। जो सार्स रोग है, तो इस सार्स रोग को संचरण यानी फैलाव जो है किस मार्ग से होता है, ठीक है ना। तो इसका जो फैलाव होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, ठीक है ना। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे बढ़ता हूँ। 55 है, निम्न में से पर्टूसिस का कारण क्या है। तो पर्टूसिस जो होता है बर्डोटेला पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम पर्टूसिस नहीं होगा। वेरिसोला जोस्टर वायरस है, तो ये बैक्टीरिया तो होगा नहीं, ठीक है, जब ये वायरस है। कोरिनम बैक्टीरियस पर्टूसिस ये भी नहीं होगा। बोर्डोटेला पर्टूसिस, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। 56 है, निम्न में से संक्रमण बीमारी का उदाहरण नहीं है, यानी संक्रमण बीमारी कौन इनमें नहीं है। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण है, लेप्रोसी संक्रमण है, ठीक है, डायरिया संक्रमण है, डायबिटीज संक्रमण नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। 57 है, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है। तो देखिए, मानव शरीर में जो कैंसर होता है ना, वह आपके रक्त के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से, लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से बॉडी के अन्य हिस्सों में फैलता है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों, ठीक है। 58 नंबर है, यदि BCG वैक्सीन को जन्म के समय नहीं दिया गया हो तो इसे किस एज तक दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर जन्म के समय नहीं दिया गया हो तो इसे हम लोग 1 साल तक जो है, इसको 1 साल की एज तक हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो कार्डियोवास्कुलर रोग होता है वह एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ये तो कॉमन है, सब जानते हैं। वो कोई संक्रमण वाला रोग नहीं होता है, ठीक है ना। कोई फैलने वाला रोग नहीं होता है कार्डियोवास्कुलर रोग, जिसको होता है उसी को होता है, दूसरे को उससे फैलता नहीं है। तो जो कार्डियोवास्कुलर रोग होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो रोग है वो इनमें से कौन सा है। देखिए, यहाँ पे कहता है अस्थमा। अस्थमा तो कार्डियोवास्कुलर नहीं है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये आपका है, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। CV है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है, ये ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल रेग है, स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डायबिटीज आपका मेटाबॉलिक रोग है, तो ये भी नहीं होगा। ये रेस्पिरेटरी रोग है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना।
60 क्वेश्चन है। एक्यूट एमआई को इस नाम से भी जानते हैं, यानी अचानक से अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो उसे हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ये जो ईएसआई एक्ट है, सबसे पहले समझिए, ईएसआई एक्ट जो होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो होता है, ये आपका जो है 1948 में यह एक्ट जो है शुरू हुआ, ठीक है ना, 1948 में। यह बेसिकली क्या करता है कि जितने भी अलग अलग कंपनियां अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे लोग हैं, ठीक है ना, उनको क्या करता है कि ये इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी कंपनियां हैं उन सभी को बाध्य करता है कि वो अपने एम्प्लॉय की सुरक्षा, वो अपने जो है कर्मचारियों की सुरक्षा और उसके देखभाल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे, स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल वर्कर को वेलफेयर से संबंधित है, सही बात है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन गलत, एचआईवी से गलत, प्रेग्नेंट वुमेन से गलत, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। 62 नंबर है, अंधेरे में रस्सी को स्नेक समझना, ठीक है ना। अंधेरे में रस्सी को स्नेक समझना एक जो है किसका उदाहरण है, तो ये है एक प्रकार का एलूजन, ठीक है ना। यह है क्या, एक प्रकार के एलूजन, भ्रम, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। 63 नंबर का क्वेश्चन है, मेमोरी लॉस हो जाना क्या कहलाता है, तो एमनेसिया कहलाता है, ठीक है ना, एमनेसिया। आगे मैं बढ़ता हूँ तो 64 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के दौरान दिए जाने वाले उपचारात्मक आहार के संबंध में सत्य कथन क्या है, यानी जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, पीईएम है, इसके दौरान दिया जाने वाला जो उपचारात्मक आहार है, थेरेपेटिक डाइट है, इसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो इसके संबंध में सत्य कथन यही है, इसके संबंध में सत्य कथन यही है माय डियर, कि बालक को शुरुआती 8 से 100 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के अनुसार प्रतिदिन आहार दिया जाना चाहिए, धीरे धीरे इसमें वृद्धि करनी चाहिए, ये भी बात सही है। बालक को प्रतिदिन ग्राम प्रति 2 से 3 किलोग्राम प्रति बॉडी वेट के अनुसार प्रोटीन दिया जाना चाहिए। बालक को दिए जाने वाला आहार इजीली और डाइजेस्टेबल होना चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी वाक्य सही है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे 100 ग्राम एग सेवन से करने से कितने प्रोटीन लगभग मात्रा मिलता है, प्रोटीन कितना मिलता है 100 ग्राम अंडे के सेवन से, तो 100 ग्राम अंडे के सेवन से लगभग जो है 13 से 14 ग्राम प्रोटीन जो है आपको मिल सकता है, ठीक है ना, याद रखिए। आगे है 66 है, निम्न में से किस सबस्टांस का संबंध प्रोटीन से है, ठीक है ना। तो प्रोटीन का संबंध जहाँ भी आ जाएगा एमिनो एसिड उससे हो जाएगा, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 67 है, नींबू एवं संतरे का रस किसका गुड सोर्स है, विटामिन सी का गुड सोर्स है, चूँकि वो खट्टे पदार्थ होता है। 68 है, निम्नलिखित में से वसा का सोर्स है, तो वसा का सोर्स घी, मक्खन, सूखे मेवे, सरसों का मूंगफली तेल, सभी जो है वसा फैट का सोर्स है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। एक होता है मैक्रो, एक होता है मैक्रो और ये है माइक्रो, ठीक है ना। तो माइक्रो जो होता है, मैं बता दूं यहाँ पे, माइक्रो जो होगा वो भोजन में बहुत ज़्यादा सूक्ष्म रूप में होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म रूप में होगा और बॉडी को भी सूक्ष्म रूप में चाहिए, तो वो अपन विटामिन मिनरल भोजन में बहुत सारा खाइएगा तो थोड़ा विटामिन कहीं मिल जाएगा और बॉडी को भी वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, मतलब एकदम थोड़ा सा ज़रूरत होता है जो आपके भोजन से मिलता है। मैक्रो पूछेगा तो जिसमें कहीं ना कहीं ये जो माइक्रो वाला है इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और भोजन से ज़्यादा प्राप्त भी हो जाता है, तो वो मैक्रो वाला होगा। जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो सब माइक्रो में आता है, ठीक है। चलिए, वो सब माइक्रो में आता है, माइक्रो में विटामिन मिनरल यही आएगा। 70 है, प्लेसेंटा को एक्सप्लोजन के बाद इसे किस कलर के बिन में डिस्कार्ड किया जाता है, मतलब जैसे प्लेसेंटा निकला बाहर तो उसको किस कलर के बिन में डालते हैं, तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि बॉडी से रिलेटेड जितना भी एनाटॉमिकल चीज़ है वो सब येलो कलर में डालते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे है 71 है, इन्फेंट की पल्स रेट अडल्ट की तुलना में क्या होता है, चाहे श्वसन दर पूछे चाहे पल्स रेट पूछे, एडल्ट के तुलना में बच्चा का ज़्यादा ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा इन्फेंट का। आगे है 72 है, यहाँ पे एक पर्सन द्वारा टॉक्सिक सबस्टांस यानी समझ रहे ना जहरीला पदार्थ का इंजेक्शन करने पर निम्न में से कौन सा प्रोसीजर किया जाता है,
एक व्यक्ति के द्वारा जहरीला पदार्थ लेने के बाद कौन सा प्रोसीजर किया जाता है? एनजी ट्यूब फीडिंग, गैस्ट्रिक लेवेज, क्लोनिक इरिगेशन, ठीक है, ट्रेकियोब्रोंकियल सक्शन। क्या किया जाता है? तो जो किया जाएगा वो होगा गैस्ट्रिक लेवेज, यानी जो पेट है उसको खाली कर दिया जाता है, ठीक है ना, धोया जाता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, 73 है, यदि किसी पेशेंट को मेडिसिन की 10 ml देनी हो तो उसे उस मेडिसिन की कितनी टी स्पून देनी होगी? तो सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि टी स्पून में कितना ml आता है, ठीक है ना। तो टी स्पून में, एक टी स्पून में 5 ml आता है। तो 10 ml की दवा है तो हम कितना टी स्पून देंगे? तो 2 टी स्पून मेडिसिन देंगे, ठीक है ना। 74 है, एनस तथा रेक्टम, मल और मलाशय वाले एरिया में पस का कलेक्शन क्या कहलाता है? पस का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो पस का कलेक्शन एनोरेक्टल अब्सेस कहलाता है, ठीक है ना, एनोरेक्टल अब्सेंस। एनस और रेक्टम, तो एनोरेक्टल, और पस मतलब अब्सेस, घाव बनना, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए 75 है, 75 है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, फॉल स्मेलिंग स्पूटम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, फीवर आदि किस डिजीज के लक्षण हैं? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? वो लंग अब्सेस होगा। प्लूरेटिक चेस्ट पेन, फॉल स्मेल स्पूटम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, फीवर, ये सब लंग अब्सेस का जो है रीजन है, ठीक है ना, लक्षण है। 76 है, यहाँ पे निम्न में से पैंक्रिएटाइटिस के मेडिकल मैनेजमेंट में शामिल है। तो पैंक्रिएटाइटिस के मेडिकल मैनेजमेंट में क्या शामिल है, ठीक है ना? एनाल्जेसिक ड्रग सच एज मेप्रेडिन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग सच एज एट्रोपिन, हेमेटिमिन H2 रिसेप्टर एटागोनिस्ट सच एज रेनिटाइडिन, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो एल ऑफ द एबव, ठीक है ना। पैंक्रेटाइटिस मैनेजमेंट में सब दवाई चल सकता है, ठीक है ना। एनाल्जेसिक दर्द के लिए एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन, ठीक है ना। हिस्टामिन चल सकता है, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सच एज रेनिटाइडिन चल सकता है, ऑल ऑफ द एबव इसमें चल सकता है, ठीक है ना। 77 है, केराटाइटिस कॉर्निया का इन्फ्लामेशन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है। आगे है 78 नंबर, एनीमिया की स्थिति में व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है? समान से कम जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, ठीक है ना। आगे है 79 नंबर है, डॉस थेरेपी देने के लिए निम्न में से किस रोगी को प्रथम श्रेणी में रखा जाता है? तो डॉस थेरेपी जो दिया जाता है तो इनमें से किस श्रेणी के रोगी को प्रथम श्रेणी में रखा जाता है? तो नए स्पुटम स्प्रियर रोगी को, स्पुटम स्प्रियर ऋणात्मक टीबी रोगी को, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी रोगी को, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी रोगी को प्रथम श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। चाहे वो नए स्पुटम स्मीयर वाले रोगी हो या फिर उनका स्पुटम भले ही स्मीयर ऋणात्मक हो लेकिन टीबी हो पॉजिटिव, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी रोग हो, तो इनको जो है प्रथम श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। 80 है, हाइड्रोसील से आप क्या समझते हैं? तो हाइड्रोसील का मतलब होता है आपका यहाँ पे टेस्टिस के आसपास द्रव का असमान रूप से एकत्रित होना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। आगे है 81 है, यहाँ पे मुख से मुख विधि द्वारा कृत्रिम ऑक्सीजन देने के लिए रोगी को किस पोजीशन में लिटाते हैं, ठीक है ना। 81 कह रहा है कि मुख से मुख अगर हमें ऑक्सीजन देना हो, कृत्रिम देना हो, कृत्रिम ऑक्सीजन, तो मरीज को किस पोजीशन में हम जो है लिटा के रखते हैं? सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे है 82 नंबर, यहाँ पे खुला अस्थिभंग ओपन फ्रैक्चर से आप क्या समझते हैं? तो ओपन फ्रैक्चर से क्या समझते हैं? तो ओपन फ्रैक्चर का मतलब होता है क्या चीज़? ओपन फ्रैक्चर से आप क्या समझते हैं? तो ओपन फ्रैक्चर का मतलब होता है, सीधा सीधा समझ लीजिए कि फ्रैक्चर का प्रकार जिसमें फ्रैक्चर साइड के ऊपर की त्वचा की निरंतरता टूट जाती है, यानी आर पार कर देता है त्वचा के हड्डी टूटने के बाद, ठीक है ना। 83 है, बेल्स पाल्सी को इस नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग बेल्स पाल्सी को फेशियल पाल्सी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे है 84 नंबर का है, निम्न में से एनुरिज्म के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है? एनुरिज्म के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है? तो एनुरिज्म के बारे में ट्रू सेंटेंस यही है कि इसमें किसी वाल्व की कमजोरी के कारण ब्लड वेसल्स अस्थायी रूप से डायलेट हो जाता है, ठीक है ना। तो वाल्व्स के कमजोरी, भित्ति के कमजोरी के कारण जो ब्लड वेसल्स है वो अस्थायी रूप से डायलेट हो जाता है, यही एनुरिज्म होता है, समझ रहे हैं ना।
आगे बढ़ता हूँ 85 है जोन्स क्राइटेरिया का संबंध किससे है। तो जोन्स क्राइटेरिया का जो संबंध है वो आपका रूमेटिक फीवर के डायग्नोसिस से है, ठीक है ना। जोन्स क्राइटेरिया रूमेटिक फीवर के जो है डायग्नोसिस से है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे मालिश करने से आप क्या समझते हैं। मालिश करने से आप क्या समझते हैं। तो मालिश करने से आप क्या समझते हैं, देख लीजिए ध्यान से यहाँ पे। तो मालिश करने से आप क्या समझते हैं, किसी मलहम को स्किन पर रगड़ना, ठीक है, इनक्शन, ठीक है ना, इनक्शन, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ 87 है एक रोगी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ लगाया जा सकता है। निचली भुजा में, बटक्स की ग्लूटियल मैक्सिस मांसपेशी में, कंधों में डेल्टॉइड मांसपेशी में, बी और सी दोनों। तो ये अपन बी और सी दोनों होगा, ठीक है, याद रखिएगा, मांस वाला इंजेक्शन है। 88 है यहाँ पे किशोर बालक बालिकाओं में डी वर्मिंग के लिए अल्बेंडाजोल की डोज कितनी होती है, ठीक है ना, हमसे ये पूछ रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है किशोर बालक बालिकाओं में डी वर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज पूछ रहा है, समझ रहे हैं। तो एल्बेंडाजोल की जो डोज होता है वो 400 ओडी होरासमनी सोते समय, ठीक है, एक बार सोते समय। 89 है 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होता है। तो आपको एक बार समझना होगा कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है ना, 1000 मिलीग्राम, याद रखिएगा 89 का सी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के उपचार हेतु, देख लीजिए यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के उपचार हेतु जो है उपयोग में ली जाने वाली थेरेपी का नाम कौन सा है, डॉट्स थेरेपी। एमडीटी चलता है किसके लिए, कुष्ठ रोग के लिए। एआरटी चलता है एचआईवी में। फोटोथेरेपी चलता है बिलुबिरिमीनिया में, ठीक है ना, जिसका बिलुबिरिन लेवल बच्चा में बढ़ जाता है उसके लिए। 91 है निम्नलिखित में से एंटी कन्वल्सन मेडिसिन का उदाहरण कौन सा है। तो हम कई बार बता चुके हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंटी कन्वल्सन दवाई का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। तो इनमें से डाइजेपाम होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 92 50% ग्लूकोज के घोल में 100 मिली में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी, ठीक है ना। 50% ग्लूकोज घोल के 100 ml 100 मिली में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है, समझ गए। तो कितनी मात्रा होती है, तो मात्रा 50 ग्राम, ठीक है ना, 50 ग्राम, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 93 है एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सा तकनीक अपनाई जाती है, ठीक है ना। एचआईवी संक्रमण के पता करने के लिए कौन सा जो है मतलब तकनीक अपनाई जाती है। तो वेस्टर्न ब्लॉट एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट एलिसा, ठीक है ना, कौन सा, वेस्टर्न ब्लॉट एलिसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है पित्ताशय गॉल ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिसाइटाइटिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोलिसाइटाइटिस। आगे है 95 है रीनल ट्रांसप्लांट हेतु रिसीवर का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखें। वह इन्फेक्टियस डिजीज से फ्री होना चाहिए, इसमें एक्टिव मेलिग्नेंस अब्सेंट होना चाहिए, वह हेपेटिक डिजीज से फ्री होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी का ध्यान हम लोग रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे है 96 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क फैक्टर है। कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क फैक्टर कौन सा है। तो हाई फैट एंड एवं लो फाइबर डाइट, ठीक है ना। रिस्क फैक्टर कौन सा है, कैंसर का रिस्क फैक्टर इनमें से कौन सा है। तो रिस्क फैक्टर है हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट, समझ गए। हाई फैट और लो फाइबर डाइट यह रिस्क फैक्टर है, याद रखिएगा, समझ गए। इसलिए अगर कोलोन और रेक्टल कैंसर हो तो उसमें फाइबर डाइट ज़्यादा लिया जाता है और फैट कम लिया जाता है, ठीक है ना। आगे है 97 है सिम्प्टोमिक फाइब्राइड के ट्रीटमेंट हेतु चॉइस ऑफ सर्जरी कौन सा होता है। तो राइट आंसर होगा हिस्टेरेक्टोमी, जहाँ पे यूट्रस को निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे 98 है मास्टेक्टोमी का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है। तो मास्टेक्टोमी का अर्थ होता है कि ब्रेस्ट टिश्यू का सर्जिकल रिमूवल होता है, ब्रेस्ट को हटा देना, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे 99 है एक एडल्ट में रूल्स ऑफ 9 में होल अपर एक्सट्रीमिटी को दिया जाता है, कितना दिया जाता है। तो ऊपर में जो एक्सट्रीमी है भुजा उसको 9%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 9%, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट कॉर्ड में पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो पोस्ट कॉर्ड में पोस्ट की जो फुल फॉर्म है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पोस्ट का फुल फॉर्म यही है, समझ गए। इस चीज़ को याद रखिएगा, समझ गए ना।
इस चीज़ को याद रखिएगा, समझ गए। चलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब आप लोग बताएं कैसा लगा है। तब पर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।